एक ऐसा वकील जो आज तक सिर्फ बेगुनाह लोगों के लिए लड़ा और कभी कोई केस नहीं हारा, लेकिन फिर अचानक वो एक ऐसे आदमी को बचाने कोर्ट पहुंच जाता है जिसे पूरा शहर कातिल मान चुका है। क्योंकि इस बार मैटर थोड़ा पर्सनल है। मूवी की शुरुआत शौर्य से होती है जो एक क्लब में पार्टी कर रहा है। वहीं उसकी मुलाकात सोमी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर साथ में क्लब से बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद एक चाय वाला सड़क किनारे खड़ी एक काली कार देखता है। वो कार में बैठे लोगों को चाय देने के लिए पास जाता है। तभी अचानक कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से बुरी तरह घायल सोमी नीचे गिर जाती है। किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की, जो शहर का बहुत मशहूर वकील है। अर्जुन आज तक कोई केस नहीं आ रहा, इसलिए लोग उसे प्यार से इक्का कहते हैं। उसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों का केस लड़ता है जिन्हें वो सच में बेगुनाह मानता है। किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए वो कभी कोर्ट नहीं जाता। तभी अर्जुन को उसकी पत्नी अवंतिका का कॉल आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अर्जुन और अवंतिका की बेटी समायरा ने उस दिन एक स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन तैरते समय अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा। इसी वजह से अवंतिका उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। डॉक्टर पहले उन्हें बताते हैं कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी के लिए वो समायरा के कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही डॉक्टर अर्जुन और अवंतिका का भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर दोनों थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच अर्जुन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। उससे पता चलता है कि सोमी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने शौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। सोमी अभी कोमा में है और सारे सबूत शौर्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए उस पर जान से मारने की कोशिश का केस लगा दिया गया है। शौर्य के पापा हर्षवर्धन एक बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है। इस केस की वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि अर्जुन ही उनके बेटे का केस लड़े। अर्जुन शौर्य के घर पहुंचता है, लेकिन वहां केस लड़ने से साफ मना कर देता है। यहाँ पता चलता है कि अर्जुन और शौर्य के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर्षवर्धन अर्जुन से काफी रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये उनके परिवार की इज्जत और राजनीतिक करियर का सवाल है, लेकिन अर्जुन फिर भी तैयार नहीं होता। तब शौर्य अर्जुन से पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सी चीज है जिसके बाद वो उसका केस लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। अर्जुन जवाब देता है कि ऐसा होने के लिए कोई चमत्कार ही करना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सोमी का केस सरकारी वकील मधु को सौंपा जाता है। पहले एक सीनियर वकील ये केस लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मधु के पास आ जाती है। इधर अर्जुन और अवंतिका को डॉक्टर से समायरा की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि समायरा को कैंसर है और बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्ची को बचाने के लिए जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। आमतौर पर बच्चे के माँ या पापा में से किसी एक का बोन मैरो मैच हो जाता है, लेकिन अर्जुन और अवंतिका दोनों की रिपोर्ट समायरा से मैच नहीं करती। अर्जुन हैरान होकर अवंतिका की तरफ देखता है। तभी अवंतिका कहती है कि अगर उन दोनों का मैच नहीं हुआ तो शायद किसी और का हो जाएगा। यहाँ से पता चलता है कि समायरा अर्जुन की अपनी बेटी नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब उन्हें समायरा से मैच होने वाली बोन मैरो डोनर को ढूंढना होगा। यहाँ अवंतिका काफी घबरा जाती है। वो अर्जुन से कहती है कि समायरा का असली पापा इतनी आसानी से मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अर्जुन फैसला कर चुका था कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसके बाद अर्जुन एक बार फिर शौर्य के पास पहुंचता है। तभी भाई सबसे बड़ा सच सामने आता है। समायरा का असली पापा और कोई नहीं बल्कि शौर्य ही था। अर्जुन शौर्य को समायरा की बीमारी के बारे में बताकर उससे बोन मैरो देने के लिए कहता है, लेकिन शौर्य मौके का फायदा उठाता है। वो बोलता है कि बोन मैरो तभी देगा जब अर्जुन उसका केस लड़ेगा और उसे बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकालेगा। अर्जुन को शौर्य की शर्त सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो शौर्य का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है और शौर्य और अर्जुन के पुराने झगड़े की वजह भी सामने आती है। शौर्य कभी अर्जुन के अंडर वकालत की प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसका गलत रवैया और कानून का गलत फायदा उठाने की आदत देखकर अर्जुन ने उसका लाइसेंस रद्द करवाया था। तभी से शौर्य अर्जुन से नफरत करता था। अर्जुन केस लेते ही अपनी टीम को जांच में लगा देता है। जब मधु को पता चलता है कि अर्जुन शौर्य को बचाने वाला है, तो वो भी हैरान हो जाती है। अर्जुन की इमेज ऐसे वकील की थी जो सिर्फ बेगुनाह लोगों का केस लड़ता है, इसलिए मधु को लगता है कि शायद इस केस में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे बाकी लोग देख नहीं पा रहे। इस वजह से वो भी सोमी को इंसाफ दिलाने के लिए और गहराई से जांच शुरू कर देती है। अर्जुन अपनी टीम को शौर्य की कार अच्छी तरह चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गिरफ्तारी से पहले ही शौर्य ने अपनी कार का केमिकल वॉश करवा लिया था। यह बात अर्जुन को भी परेशान कर देती है, क्योंकि बेगुनाह आदमी सबूत मिटाने जैसी हरकत क्यों करेगा। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। अर्जुन सबसे पहले शौर्य को गवाही के लिए बुलाता है और उससे उस रात की पूरी कहानी पूछता है। शौर्य बताता है कि क्लब में उसकी मुलाकात सोमी से हुई थी। दोनों ने साथ में डिनर करने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसने सोमी को किस करने की कोशिश की। यह हरकत सोमी को अच्छा नहीं लगा और वो गाड़ी से उतरकर वहां से चली गई। इसके बाद सोमी के साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। शौर्य की यह बात सुनकर उसकी पत्नी गौरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कोर्ट से बाहर चली जाती है। अब मधु शौर्य से पूछती है कि वो उस रात घर कितने बजे पहुंचा था। शौर्य कहता है कि वो रात करीब 1 बजे घर पहुंच गया था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके। उसकी पत्नी गौरी उसके पक्ष में गवाही दे सकती थी, लेकिन पत्नी होने की वजह से कोर्ट उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए कोर्ट अगली तारीख दे देता है।
इस केस का असर अब अर्जुन के परिवार पर भी पड़ने लगता है। समयरा के स्कूल में बच्चे उसे ताना मारते हैं कि उसके पापा एक क्रिमिनल को बचा रहे हैं। ये सुनकर समयरा बहुत दुखी हो जाती है और उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। अगली सुनवाई में मधु उस चाय वाले को गवाही के लिए बुलाती है जिसने सोमी को कार से गिरते देखा था। चाय वाला बताता है कि उसने उस रात एक काली कार देखी थी और उसे लगा कि कार में सूर्या बैठा हुआ था, लेकिन अर्जुन उसे कार की कंपनी और मॉडल पूछता है जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसने सूर्या का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसकी गवाही से यह साबित नहीं हो पाया कि वो कार सूर्या की थी। इसी बीच मधु को याद आता है कि पुलिस को हमला करने वाला हथियार अभी तक नहीं मिला है। जांच में शक था कि सोमी पर सूर्या ने अपनी कार की चाबी से हमला किया था। कार को भले ही केमिकल से साफ करवा दिया गया हो, लेकिन चाबी लगाने वाली जगह के अंदर कुछ निशान बचे हो सकते थे। मधु पुलिस ऑफिसर को कार की चाबी और उसका लॉक की दोबारा फोरेंसिक जांच करवाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अवंतिका अर्जुन के पास सोमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी लेकर आती है। अर्जुन पहले इसका इस्तेमाल करने से मना कर देता है क्योंकि इससे कोर्ट में सोमी के कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे और उसकी बदनामी होगी, लेकिन अवंतिका उसे याद दिलाती है कि उनकी बेटी की जान दांव पर लगी है। मजबूरी में अर्जुन इस जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन कोर्ट जाते समय सोमी की मां अर्जुन से मिलती है। उन्हें पता था कि अर्जुन आज अभिमन्यु को गवाही के लिए बुलाने वाला है। वो अर्जुन से हाथ जोड़कर कहती है कि ऐसा करने से उनकी बेटी की बहुत बदनामी होगी, लेकिन अर्जुन जवाब देता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोर्ट में अर्जुन अभिमन्यु को बुलाता है जो सोमी का बॉयफ्रेंड था। अभिमन्यु बताता है कि उसे सोमी पर शक रहता था। उसका आरोप था कि सोमी पैसों के लिए अमीर लोगों के करीब जाती थी, इसी वजह से उसने सोमी को धमकी भी दी थी। अभिमन्यु की बातें सुनकर अर्जुन खुद भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि किसी लड़की के बारे में इस तरह बोलना गलत था, लेकिन केस जीतने के लिए उसे ये दिखाना जरूरी था कि सोमी के और भी दुश्मन हो सकते थे। अब लोगों की नजर में सोमी के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं और अर्जुन को अंदर ही अंदर अपनी हरकत पर बहुत बुरा लगता है। अगली सुनवाई में मधु फोरेंसिक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि सूर्य की कार की चाबी और लॉक के अंदर खून के निशान मिले थे और जांच के मुताबिक वो खून सोमी का था। ये सबूत सूर्य के खिलाफ काफी मजबूत था। अर्जुन भी रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और कोर्ट से कुछ समय मांगता है। इसके बाद वो जेल में सूर्य से मिलने जाता है, लेकिन बड़े आदमी का बेटा होने की वजह से सूर्य को जेल में भी अलग कमरा, बेड, टीवी और माइक्रोवेव जैसी सुविधाएं मिली हुई थी। अर्जुन सीधे उससे पूछता है कि क्या उसने सच में सोमी को मारा है। सूर्य बार बार यही कहता है कि उसने सोमी पर हमला नहीं किया। उसका कहना था कि जब उसने सोमी को किस करने की कोशिश की होगी तभी शायद चाबी पर उसका खून लग गया हो। फिर वो अर्जुन को उसकी मजबूरी याद दिलाता है। वो कहता है कि जितनी जल्दी अर्जुन उसे जेल से बाहर निकालेगा उतनी जल्दी वो बोन मेरो देकर समयरा को बचाएगा। यहीं पर अवंतिका और सूर्य का पुराना रिश्ता भी सामने आता है। कई साल पहले अवंतिका और सूर्य एक दूसरे से प्यार करते थे। उसी दौरान अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन सूर्य ने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। वो उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं चाहता था और उसने अवंतिका पर अबॉर्शन करवाने का दबाव डाला। अवंतिका अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अर्जुन उस समय भी अवंतिका से प्यार करता था। उसने अवंतिका के साथ साथ उसके बच्चे को भी अपना लिया और दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन सूर्य से बोलता है कि वो उसका केस भी लड़ेगा और अपनी बेटी को भी बचाएगा। इसी बीच समयरा की हालत दोबारा खराब हो जाती है और अवंतिका उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ सोमी की भी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब सूर्य पर जानलेवा हमला करने का नहीं बल्कि मर्डर का केस बनने वाला था। सोमी की मौत से उसकी मां पूरी तरह टूट जाती है और अर्जुन भी समझ जाता है कि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। अवंतिका अब जेल में सूर्य से मिलने जाती है। सूर्य को लगता है कि अर्जुन ने उसे बोन मेरो के लिए मनाने के मकसद से अवंतिका को भेजा है। ये सुनकर अवंतिका भड़क जाती है। वो कहती है कि सूर्य पहले भी एक राक्षस था और आज भी वैसा ही है। समयरा पर उसका कोई हक नहीं है। समयरा सिर्फ अर्जुन की बेटी है। ये बोलकर अवंतिका वहां से चली जाती है। अर्जुन अपनी बेटी की हालत देखकर तय कर लेता है कि उसे हर कीमत पर यह केस जीतना होगा। अगली सुनवाई में अर्जुन अपनी तरफ से एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाता है। वो एक्सपर्ट बताती है कि सूर्य की कार को केमिकल से साफ किया गया था। ऐसे में लॉक के अंदर मिला छोटा सा ब्लड सैंपल पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। जांच करने के लिए जितनी मात्रा में खून चाहिए था उतना वहां मौजूद भी नहीं था। इस वजह से सिर्फ उस ब्लड रिपोर्ट के आधार पर सूर्य को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। इसके बाद मधु एक नए गवाह को कोर्ट में पेश करती है। ये लड़का उसी बिल्डिंग में रहता था जिसके नीचे उस रात सूर्य की कार खड़ी थी। लड़का बताता है कि उसने रात करीब 1:10 पर सूर्य को अपने बिल्डिंग के नीचे देखा था। उसने सूर्य और उसकी कार दोनों को साफ देखा था। सूर्य उस समय किसी से फोन पर बात कर रहा था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। ये गवाही सुनकर अर्जुन भी परेशान हो जाता है। वो दोबारा कोर्ट से समय मांगता है और जेल जाकर सूर्य से पूछता है कि वो आखिर उससे क्या छिपा रहा है, लेकिन सूर्य अभी यही बोलता है कि उसने सोमी को नहीं मारा। अर्जुन उस बिल्डिंग के आसपास जाकर खुद जांच करता है। वहाँ कुछ चीजें देखने के बाद वो सूर्य की पत्नी गौरी से मिलने पहुंचता है। गौरी बताते हैं कि उस रात सूर्य करीब 1 बजे घर आया था और आते ही उसने गौरी को बुरी तरह पीटा था। वो ये भी बताती है कि सूर्य उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। उस रात परेशान होकर गौरी ने पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन बाद में उसने दोबारा कॉल करके पुलिस को आने से मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि सूर्य और उसके परिवार के खिलाफ जाना उसके लिए आसान नहीं होगा।
इधर मधु का पति उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जब मधु इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और वो नौकरी उसे हर्षवर्धन ने दिलवाई थी। मधु तुरंत समझ जाती है कि हर्षवर्धन उसके पति को नौकरी देकर उस पर कैसे पीछे हटने का दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन मधु साफ बोल देती है कि वो सोमी का केस नहीं छोड़ेगी। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और मधु का पति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मधु भी रेस्टोरेंट से निकलने वाली होती है, तभी अर्जुन वहाँ पहुंच जाता है। वो मधु को कॉफी पीने के लिए कहता है और दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बातों के दौरान अर्जुन को कोई फोटो खिंचवाने के लिए बुलाता है। अर्जुन अपना फोन टेबल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके फोन पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि गौरी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो शौर्य का साथ नहीं देना चाहती। मधु वो मैसेज पढ़ लेती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में मधु अचानक गौरी को गवाही के लिए बुलाती है। गौरी कोर्ट को बताती है कि शौर्य रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था। घर पहुंचने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अगर गौरी की बात सच होती तो घटना के समय शौर्य के पास सोमी पर हमला करने के लिए काफी समय था। ये गवाही सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन पहले से इसके लिए तैयार था। उसके इशारे पर उसका असिस्टेंट पुलिस के कॉल रिकॉर्ड लेकर आता है। उन रिकॉर्ड से पता चलता है कि गौरी ने रात करीब 1 बजे पुलिस को कॉल करके शिकायत की थी कि शौर्य उसे पीट रहा है। रिकॉर्डिंग में पीछे से एक आदमी की आवाज भी सुनाई देती है जो गौरी पर चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद गौरी ने दोबारा पुलिस को कॉल करके कहा था कि अब सब ठीक है और पुलिस को आने की जरूरत नहीं है। इन रिकॉर्डिंग से साबित हो जाता है कि शौर्य रात 1 बजे अपने घर पर ही था। गौरी टूटकर सच बता देती है। वो मानती है कि शौर्य उसी समय घर आया था और उसने गौरी को बुरी तरह पीटा था। गौरी उसे इतने परेशान हो चुकी थी कि वो किसी भी तरह उसे जेल भिजवाना चाहती थी। इसी वजह से उसने कोर्ट में झूठ बोला। जज गौरी से कहते हैं कि अगर शौर्य ने उसके साथ मारपीट की है तो वो उसके खिलाफ अलग केस दर्ज करवा सकती है, लेकिन किसी हत्या के केस में झूठी गवाही देकर एक आदमी को फंसाने की कोशिश नहीं कर सकती। अब कोर्ट के सामने यह साबित हो चुका था कि जिस समय सोमी पर हमला हुआ उस समय शौर्य अपने घर पर मौजूद था। सबूतों की कमी और मजबूत गवाही के कारण शौर्य को हत्या के केस से क्लीन चीट मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर शौर्य गौरी से माफी मांगता है और उसे छोड़कर ना जाने के लिए कहता है। गौरी भी फिलहाल उसे माफ कर देती है और दोनों साथ घर चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी मधु उसके पास आती है। वो कहती है कि अर्जुन हमेशा से उसके लिए एक प्रेरणा था, लेकिन आज उसने जो किया उसके बाद वो मधु की नजरों में हार चुका है। यहाँ खुलासा होता है कि रेस्टोरेंट में अर्जुन ने जानबूझकर अपना फोन मधु के सामने छोड़ा था। वो चाहता था कि मधु गौरी से जुड़ा मैसेज पढ़े और उसे कोर्ट में गवाही के लिए बुलाए। अर्जुन को पहले से पता था कि गौरी ने उस रात पुलिस को कॉल किया था। जैसे ही गौरी कोर्ट में झूठ बोलती, अर्जुन कॉल रिकॉर्ड दिखाकर साबित कर देता कि शौर्य रात 1 बजे घर पर ही था। यानी अर्जुन ने मधु और गौरी दोनों का इस्तेमाल करके शौर्य के लिए एक मजबूत बहाना तैयार कर दिया था। लेकिन मधु अभी मानती थी कि सोमी का कातिल शौर्य ही है। वो अर्जुन से निराश होकर वहाँ से चली जाती है। केस जीतने के बाद शौर्य अपनी शर्त पूरी करता है और समेरा को अपना बोन मेरो देता है। ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाता है और समेरा की जान बच जाती है। अपनी बेटी को ठीक देकर अर्जुन को बहुत राहत मिलती है। कुछ समय बाद शौर्य फिर उसी तरह एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है। इस बार उसके साथ गौरी भी मौजूद थी और दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी वहाँ अर्जुन पहुंच जाता है। अर्जुन शौर्य से पूछता है कि उसने सोमी को इतनी बेरहमी से कैसे मार दिया। ये सुनकर शौर्य चौंक जाता है। अब पूरी घटना का असली सच सामने आता है। उस रात कार में शौर्य ने सोमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सोमी ने उसका विरोध किया तो शौर्य गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने कार की चाबी से उस पर कई बार हमला कर दिया। सोमी बुरी तरह घायल हो गई। घबराकर शौर्य ने उसे सड़क किनारे छोड़ दिया और वहाँ से कार लेकर भाग गया। कुछ दूर जाकर वो उसी बिल्डिंग के नीचे रुका। वहाँ बालकनी में खड़े लड़के ने उसे देखा था। वहाँ से शौर्य ने गौरी को फोन करके पूरी घटना बता दी, लेकिन शौर्य का अपना फोन क्लब में ही छूट गया था। इसलिए उसने फुटपाथ में रहने वाले एक भिखारी का मोबाइल लेकर गौरी को कॉल किया था। शौर्य और गौरी ने मिलकर उसे बचाने का पूरा प्लान बनाया। गौरी ने पुलिस को फोन करके झूठी शिकायत की कि शौर्य घर पर उसे पीट रहा है। रिकॉर्डिंग में शौर्य की आवाज सुनाई दे, इसलिए उसने अपने एक नौकर से शौर्य की तरफ चिल्लाने के लिए कहा। इस नकली कॉल की वजह से रिकॉर्ड में यह दर्ज हो गया कि घटना के समय शौर्य अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन शौर्य से एक और गलती हो गई थी। उसे पता चला कि बालकनी में खड़े लड़के ने उसे देख लिया था और जिस भिखारी का फोन उसने इस्तेमाल किया था वो भी उसके खिलाफ गवाही दे सकता था। इसलिए शौर्य ने अपने आदमी को उस भिखारी को मारने के लिए भेजा। उस आदमी ने भिखारी पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गया और हॉस्पिटल में भर्ती था। जांच के दौरान अर्जुन उस भिखारी तक पहुंच गया था। भिखारी ने उसे फोन वाली पूरी सच्चाई बता दी थी। यानी अर्जुन केस खत्म होने से पहले ही जान चुका था कि शौर्य ही सोमी का कातिल है। फिर भी वो कोर्ट में चुप रहा, क्योंकि जब तक शौर्य केस से बाहर नहीं आता वो समेरा को बोन मेरो नहीं देता। अपनी बेटी का जान बचाने के लिए अर्जुन ने पहली बार एक कातिल को कानून से बचाया। अर्जुन की बात सुनकर शौर्य हंसने लगता है। वो कहता है कि अब अर्जुन सच जानकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोर्ट उसे बेगुनाह मान चुका है और अर्जुन खुद उसे बचाकर बाहर लाया है। लेकिन फिर भाई अर्जुन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकती है। तभी वहाँ मधु और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। अर्जुन ने भिखारी की गवाही, फोन की जानकारी और बाकी नए सबूत मधु को दे दिए थे। अब पुलिस के पास ये साबित करने के लिए काफी सबूत थे कि सोमी की हत्या शौर्य ने की थी और अपने बचाव के लिए उसने झूठा बहाना तैयार किया था। पुलिस शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह अर्जुन पहले अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शौर्य को कानून से बाहर निकलता है और बेटी के सुरक्षित होते ही उसी कानून की मदद से उसे उसके किए की सजा दिलवा देता है। मूवी आखिर में यही दिखाती है कि कभी कभी सही और गलत के बीच फैसला करना उतना आसान नहीं होता। अर्जुन ने एक वकील के रूप में गलत रास्ता चुना, लेकिन एक पापा के रूप में अपनी बेटी को बचाया। आखिर में उसने अपनी गलती सुधारते हुए
टॉमी को भी इंसाफ दिलवा दिया। ठीक है, तो भाई बस ये थी इक्का मूवी की पूरी कहानी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।